बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 261 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने साफ़गोई से काम लेते हुए कहा, मुझे उम्मीद है आप मेरे लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, फिर तुम परेशान क्यों हो? उसने मेरी आंखों में झांका। मैंने मुतामिल अंदाज में कहा, मैं DSP के बारे में सोच कर उलझ रहा हूँ। हमने शादी कुली में उसके साथ जो शानदार सलूक किया है वो उसे फरामोश नहीं कर सकता। वो हमारे खिलाफ कोई भी खतरनाक चाल चल सकता है। मैंने अपने अंदेशे का खुलकर इजहार कर दिया। काजी सुल्तान ने तसल्ली अमेज लहजे में कहा, वो रिश्वतखोर बदगुमान DSP मेरे साले के हुक्म का गुलाम है। मैं SP से कहकर उसकी हर कमीनी चाल को उसी पर लौटा दूंगा। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने कहा, फिर मैं भी तो यहाँ बैठा हूँ, कोई मामला मुझसे बाहर थोड़ी है। तुम कमरे में जाकर आराम से नींद पूरी करो और अगर किसी मखसूस शय की जरूरत हो तो वो भी बता दो, यहाँ तुम्हें कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। उसने मखसूस शय के अल्फाज अदा करते हुए खासा जोर इस्तेमाल किया था। मैं समझ गया उसका इशारा ड्रिंक्स की जानिब था, या फिर उसने मुझे इसलिए की थी कि वो मेरा बेतकल्लुफ दोस्त बन चुका था। मगर मैंने बड़ी खूबसूरती से उसकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया। कादी साहब, इस सिलसिले में तो मैं मादरत चाहूंगा। मैंने कहा, इस मादरत की कोई खास वजह? उसने संजीदगी से पूछा। मैंने कभी इस शय को हाथ नहीं लगाया। शाबाश, वो जोशीले लहजे में बोला। मैंने कहा, काजी साहब, शाबाश का लफ्ज़ ज़ू मैनी होकर रह गया है। मैं इसे अपनी तारीफ समझूं या आपकी हैरत, या फिर? मैंने जुमला अधूरा छोड़कर सवालिया नजर से उसे देखा। वो जल्दी से बोला, वहीदान, मैंने सच्चे दिल से तुम्हारी तारीफ की है। अगर तुमने अभी तक इस खाना खराब को हाथ नहीं लगाया तो तुम्हारे लिए मेरा मशवरा ये होगा कि आइंदा भी कभी से हाथ मत लगाना। इससे दूर रहने की कोशिश करना, क्योंकि ये कमबख्त बहुत वफादार है, बेइंतहा मोहब्बत करने वाली है। एक मर्तबा किसी का हाथ थाम ले तो जिंदगी भर साथ निभाती है। इससे चाहे जितनी भी बेवफाई कर लो, ये जान नहीं छोड़ती। इसको एक बार इख्तियार करने के बाद छोड़ना मुमकिन नहीं है, या यूं कह ले कि ये कमबख्त छूटती ही नहीं। मैंने तीखी नजर से काजी सुल्तान को देखते हुए कहा। वो शिद्दत से इस बात में गर्दन हिलाने लगा। ठीक कह रहे हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुछ देर बाद मैं हवेली के अंदरूनी हिस्से से वापस अपने कमरे में आ गया। साहिल बिस्तर पर लेट चुकी थी, ताम वो जाग रही थी और उसके तेवर बताते थे कि वो बातों के मूड में है। मगर इस वक्त मेरी आंखें नींद के बोझ तले दबी जा रही थी और मैं फौरी तौर पर सोने का इरादा रखता था। मैंने कमरे में आकर 0 पावर का बल्ब रोशन किया और ट्यूब लाइट का बटन ऑफ कर दिया। फिर बिस्तर की जानिब बढ़ते हुए कहा, लगता है अभी का सोया मुद्दत बाद ही उठूंगा। थकन और नींद से जोड़ जोड़ दुख रहा है। तुमने सहरा में मुहिम जोई भी तो बहुत की है। साहिल ने तकिए से टेक लगाकर नीम दराज होते हुए कहा। मैंने बिस्तर पर चीत लेट कर आंखें बंद कर ली। इस वक्त रात के 11 बजने वाले थे। मेरी लाइट ऑफ करने से साहिल ये तो समझ गई कि मैं सोने के मूड में हूँ, मगर वो अपनी आदत से मजबूर होकर मुझसे बातें भी करती जा रही थी। वहीदान, तुमने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक नहीं किया? उसने पूछा। इसकी क्या जरूरत है? हम इस वक्त एक अजनबी जगह पर अजनबी लोगों के दरमियान है। हमें एहतियात से काम लेना चाहिए और एहतियात का तकादा ये है कि कम अज कम दरवाजे को अंदर से बोल्ट जरूर कर लें। मैंने बदस्तूर आंखें बंद रखते हुए कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि काजी सुल्तान से मैंने दोस्ती गांठ ली है। इस वक्त हम अजनबी लोगों में नहीं बल्कि एक दोस्त की हवेली के मेहमान खाने में हैं। तुम ठीक कहते हो वहीदान, वो संजीदगी से बोली। बेशक काजी सुल्तान तुम्हारा दोस्त बन चुका है, मगर अभी दोस्ती किसी एक भी आजमाइशी मरहले से नहीं गुजरी। हम जिन संगीन हालात से गुजर रहे हैं, मैंने साहिल से बहस करना मुनासिब ना समझा और उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कहा, ठीक है, तुम आखिर दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दो। वो खामोशी से उठी और दरवाजे को बोल्ट करके वापस बिस्तर पर आ गई। मैंने कहा, अब तो तुम्हें इत्मीनान हो गया होगा। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं थोड़ी नींद ले लूं? जरूर जरूर, वो जल्दी में बोल गई, मगर आदत के मुताबिक उसने बात भी जारी रखी। वहीदान, हम किस हद तक काजी सुल्तान पर भरोसा कर सकते हैं? इन हुदूद का तयन सुबह उठकर करेंगे, मैंने टालने वाले अंदाज में कहा। वो बोली, वहीदान, इस वक्त हमें कहीं ठहरने का मौका मिला हुआ है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम मुझे ची की बेदारी के लिए मखसूस मशकूक के बारे में कुछ बता दो? मुझे तो नींद नहीं आ रही, सोच रही हूँ कुछ प्रैक्टिस ही कर लूँ। तुम्हें नींद इसलिए नहीं आ रही कि तुमने 3-4 घंटे सो लिया है, मैंने चेक कर कहा, लेकिन मैं इस वक्त नींद की शदीद तलब महसूस कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, वो रूठने वाले अंदाज में बोली, तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ जाएगी। उसके रूठने की अदा मुझे भाग गई। मैं उठकर बिस्तर पर बैठ के और कहा, मुंह क्यों फुला रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम जो भी करती हो उससे बेखबरी ही जाहिर करती हो। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए मानी खेज अंदाज में कहा, मगर तुम्हारा चेहरा चुगली कहा जाता है। वो अपने चेहरे को टटोलते हुए बोली, पता नहीं तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो। मेरी बातों को समझने के लिए चेहरे को उंगलियों से मत टटोलो। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, उंगलियां भी तुम्हारी ही हैं, वो तुम्हें क्या बताएंगी? फिर क्या करूं? वो चीमते हुए लहजे में बोली। मैंने कहा, आईने में जाकर अपनी सूरत देखो, तुम्हारे चेहरे के तासरात दिल की कहानी खोल देंगे। किसके दिल की? वो बनते हुए बोली, तुम्हारे दिल की। और किसके दिल की? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। बेइख्तियार उसकी नजरें झुक गईं। ये उसका ऐन फितरी रद्द-ए-अमल था। मैंने अपने बिस्तर से नीचे आते हुए कहा, ची की बाकायदा मशक के लिए पूरी फजा की जरूरत होती है, या फिर कोई ऐसा कमरा जिसकी खिड़की शुमाल की समत खुलती हो, क्योंकि मशक के दौरान में एक मखसूस तरीके से ब्रेथिंग करना होती है, जिसके लिए ताज़ा और शफाफ हवा ज्यादा मुफीद रहती है। इस मशक में दिमाग के सेल को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलना चाहिए। ये ब्रेथिंग क्या चीज है? साहिल ने पूछा।
मैंने बताया ब्रेथिंग दरअसल सांस लेने का अमल है। इसमें सांस खींचना इनहेल और सांस छोड़ना एक्सहेल दोनों शामिल है। ची की मशक के दौरान में योगा की मखसूस तकनीक से सांस की जाती है। एक लम्हे को रुककर मैंने कमरे का जायजा लिया और कहा, मेरे ख्याल में ये कमरा इस मशक के लिए मुनासिब है और ना ये वक्त मौजू है। कमरा तो समझ में आ रहा है, साहिल ने कहा, मगर वक्त मौजू क्यों नहीं? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इसी दौरान में वो भी बिस्तर छोड़कर नीचे आ गई। मैंने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, ब्रीथिंग के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब मौसर और मौजू वक्त आला सुबह का है, यानी सुबह कादिब और सुबह सादिक के दरमियान का वक्फा। इसी दौरान में फदा में मौजूद ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मुअत्तर और साफ और शफाफ होती है, लिहाजा फायदा भी कई गुना ज्यादा हासिल होता है। बस रैंक भाई ने शाओलिन टेम्पल में मुझे बताया था कि फजा में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मुख्तलिफ औकात में अपनी ताकत बदलता रहता है। सूरज की मौजूदगी में ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। गुरूब आफ्ताब से सुबह काज़िब तक ये इंतहाई कमजोर हालत में रहता है, जबकि सुबह काज़िब से सुबह सादिक के दरमियानी वक्फे में यानी तलू आफ्ताब से चंद में पहले तक ये अपनी ताकत के उरूज पर रहता है। मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी और ना ही मैं कोई साइंसदान हूँ, मैं अपने उस्ताद मास्टर हैंक पाई के अल्फाज तुम तक पहुँचा रहा हूँ। वैसे ये मेरा जाती तजर्बा है कि सुबह काज़िब और सुबह सादिक के दरमियानी वक्फे में योगा की मशकें करने का एक अपना ही लुत्फ है। लगता है कोई नायत ही लतीफ कुव्वत कल्ब और रूह को सरशार कर रही हो। वह सांस लेने को रुका, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, इस वक्त तुम्हें इसलिए अभी ची की मशक नहीं करना है कि खाना खाए हुए अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी, खाने के कम अज कम 5 घंटे बाद सांस की मशक करना चाहिए। साहिल खामोशी से मेरी बातें सुनती रही। मैं खामोश हुआ तो उसने पूछा, फैजान ये शुमाल रुख खड़े होकर मशक करने की क्या मसलत है? ये फिर कभी बताऊंगा। मैंने कहा, इस वक्त सिर्फ तुम मशक के लिए खड़े होने का अंदाज सीख लो। फिर मैंने उसे हार्स पोजीशन में खड़े होना सिखाया। ये घुड़सवार की पोजीशन होती है, जिस तरह घुड़सवार घोड़े पर बैठता है बिल्कुल उसी अंदाज में पाँव फैलाकर जमीन पर खड़े होना होता है। दोनों हाथों को पहलुओं पर एक मखसूस पोजीशन में रखा जाता है, घुटनों में हल्का सा खम और कमर बिल्कुल सीधी, सीना बाहर को निकला हुआ। खड़े होने का ये अंदाज अच्छी तरह समझाने के बाद मैंने साहिल से कहा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी जब थक जाओ तो सोने की कोशिश करना। वो मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक प्रैक्टिस करने लगी। मैंने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, और हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं, इस कमरे में हमारे लिए कोई भी शय नुकसानदेह नहीं है, खामोशी से अपने बिस्तर पर सो जाना, शब बखैर। फिर मैंने आंखें बंद कर ली। साहिल ने कुछ नहीं कहा, यकीनन वो मुझे घूर कर रह गई होगी। मेरी हिदायत का मतलब वो बखूबी समझ गई थी और उमरकोट के होटल में गुजारी हुई वो रात उसकी निगाहों के सामने घूम गई होगी, जब उसने डर और दर्द की आड़ में मेरा कुर्ब हासिल किया था। मैं सोने से पहले मुमताज के बारे में सोचने लगा। उस लड़की ने मुझे हैरान करके रख दिया था। उसका नाम उसकी शख्सियत से लगाव रखता था। वो लाखों नहीं तो हजारों खूबसूरत लड़कियों में मुमताज नजर आने वाली हस्ती थी। उसकी आंखें बोलती थी और सामने वाले को उसके हुस्न की तारीफ में बोलने पर मजबूर करती थी। वो बिलाशुबा एक ज़हीन और मामला फहम लड़की थी। मुमताज की मामला फहमी अपनी जगह, लेकिन उसने अपने बाबा को जो बयान दिया था उसमें से चंद बातें मेरी समझ से बालातर थी। मसलन उसने काजी सुल्तान को बताया कि डाकुओं की बायमी गुफ्तगू से उसने समझ लिया कि वो उसे अकबर सुमरू के इशारे पर अगवा करके अपने डेरे पर ले गए थे। मैंने पिजेरू में वडेरे को डराने धमकाने के लिए जो झूठी कहानी तख्लीक की थी वो मुमताज के बयान से मुसद्दका हो जाती थी, मगर मैं अच्छी तरह जानता था कि वडेरा इस अगवा में मुलव्वस नहीं था। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुमताज उसको पहली नजर में देखते ही खमें बता देती कि मंगल सिंह वगैरह ने उसी के इमाम पर अगवा की वारदात की थी, जबकि इस वक्त मुमताज ने नहायती तहम्मुल से मुझे ये बताया था कि वो वडेरे को उस सवाले से जानती है कि वो उसके बाबा काजी सुल्तान का दरीना दुश्मन है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो अकबर सुमरू को देखकर जरा भी खौफजदा नहीं हुई थी। इसके अलावा मुमताज की बहुत सी ऐसी अदाएं काबिले गौर और जवाब तलब थी। मैंने सोचा सुबह मुमताज से जरूर मुलाकात करूंगा ताकि मुझे मेरे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब मिल सके। इस फैसले पर पहुंचने के बाद मैंने बदन को ढीला छोड़ा, 2-4 गहरी सांसें लेकर दिमाग को ख्यालात से खाली किया और बाइसगी नींद की वादी में उतर गया। रात के आखिरी पहर अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरा एक मखसूस महक में बसा हुआ था। मुझे अपने ऊपर किसी बोझ का एहसास हुआ। मैं बेड पर चीत लेटा था। दबाव के एहसास ने मेरे हाथों को बेइख्तियार मेरे सीने पर पहुंचा दिया। उसके साथ ही मैंने गर्दन उठाकर उस तरफ देखा और मेरे सीने से एक गहरी सांस खारिज हो गई। साहिल मेरे ऊपर लदी हुई थी। मैंने उसे अपने बाजू से उतारने के लिए हाथों को हरकत दी तो वो कसमसाई और जज्बात से बूझल आवाज में उसने सिर्फ इतना कहा, हो। उसका अंदाज मना करने वाला था। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, ये क्या कर रही हो साहिल? उसके साथ ही मैंने उसे हटाने के लिए जोर लगाया। वो उसी मखमूर आवाज में बोली, मैं साहिल नहीं हूँ। फिर कौन हो? गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से निकल गया। अब पहचानने से भी इनकार करोगे? उसके लहजे में गहरी शिकायत थी। मैं एकदम सन्नाटे में आ गया। मैंने उस आवाज को पहचान लिया। वो मलकूती हुस्न की मालिक हिमालय की पुरस्रार शक्ति नीलगिरी की आवाज थी। अब मेरी समझ में ये भी आ गया, उस कमरे में जो भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी वो नीलगिरी के दम कदम से थी। नींद से अचानक बेदार होने के सबब मैं उस आवाज और मखसूस महक को पहचान नहीं सका था। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? उसके साथ ही मैंने उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश भी जारी रखी, मगर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो हस्ती हिमालय का वतन लेकर मेरे ऊपर सवार हो गई हो। मेरे सवाल के जवाब में नीलगिरी ने कहा, वैतान, मैंने अपनी असल शक्ल और सूरत में तुमसे आखिरी मुलाकात में तुम्हें बताया था
कि जब भी कोई औरत तुम्हारी तन्हाई में आएगी तो मैं तुम्हें उसके अंदर मिलूंगी। तुम्हारा कुर्ब हासिल करने के लिए मैं यही रास्ता अपना सकती हूँ, क्योंकि तुमने अपना जॉब मुकम्मल नहीं किया और ना ही कभी करोगे। मैंने कदरे सख्ती से कहा, साहिल तो दूसरे बिस्तर पर थी, तुमने मेरे करीब आने के लिए उसका बदन क्यों इस्तेमाल किया? तुम्हें नहीं मालूम, क्योंकि तुम इस वक्त गहरी नींद में थे। वो बोझल आवाज में बोली, तुम यही समझते हो साहिल अपने बिस्तर पर सो रही थी? लेकिन जुमला अधूरा छोड़कर वो अपने हाथों से मेरे चेहरे को टटोलने लगी। मेरे पूरे वजूद में सरसराहट होने लगी। मैं अजीब सूरत से दो चार था। जिस्मानी तौर पर वो 100% साहिल थी, मगर उसके अंदर नीलगरी बोल रही थी। इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि साहिल नीलगरी की आड़ में कोई ड्रामा कर रही हो। मैं नीलगरी की आवाज, उसके लबो लहजे और उसके वजूद की मखसूस महक को अच्छी तरह पहचानता था। नीलगरी के अधूरे जुमले के जवाब में मैंने पूछा, लेकिन आगे भी तो कुछ बोलो। वो अपनी उंगलियों को बाकायदा हरकत में रखते हुए बोली, साहिल थोड़ी देर पहले अपने बिस्तर से उठकर तुम्हारे पहलू में आ गई थी। शायद वो तुम्हारी पसलियों के रास्ते दिल में घुसना चाहती थी। मुझे साहिल की सरकत पर गुस्सा तो नहीं आया, ताम उसके तवस से नीलगरी मेरे साथ जो कुछ कर रही थी वो मेरे आवाज खराब करने के लिए काफी था। मैंने महसूस किया कि अगर मैंने फौरी तौर पर इसका कोई सद्देबाब ना किया तो नीलगरी मुझ पर हावी आ जाएगी और मैं उसके सामने चित नहीं होना चाहता था। अपने उसूल को आसान बनाना मुझे पसंद नहीं रहा। मैंने नीलगरी से निपटने के लिए ची की कुव्वत को आजमाने का इरादा किया ही था कि वो खुद मुझसे अलग हो गई। फिर हवा में तैरते हुए वो जाकर सोफे पर बैठ गई। इस वक्त उसके होंठों पर बड़ी दिल लावेज मुस्कुराहट सजी हुई थी। वो जान गई थी कि मैं क्या करने वाला हूँ। फैतान, उसने शिरीनी से मामूल आवाज में कहा, तुम मेरी इस हरकत का बुरा ना मानना, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। दिल के हाथों? मैंने ताज्जुब का इजहार किया। नीलगरी, तुम तो हिमालय की तराइयों में बसने वाली एक अजीम पुरस्रार कुव्वत हो, ये दिल के मामलात। मैंने दानिस्ता अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि एक महान शक्ति होने के साथ साथ मैं तबन, मिजाजन और फितरतन एक औरत हूँ। मेरे शरीर में हर वो अंग मौजूद है जो किसी औरत में हो सकता है। जब मेरे सीने में दिल है तो दिल में जज्बात भी होंगे, जज्बात हैं तो मामलात भी होंगे। मैं उन्हीं मामलात के हाथों मजबूर हूँ। इस वक्त में एक मुकम्मल औरत नजर आ रही थी। मैंने नरमी से पूछा, मुझसे तुम क्या चाहती हो? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, बल्कि तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारी ये चाहत मेरी समझ से बाहर है नीलगरी, मैंने कहा। वो बोली, चाहत समझ में आने वाली शय भी नहीं है। मैं खामोशी से अपने सामने बैठी हुई साहिल को देखने लगा, जिसके अंदर इस वक्त नीलगरी समाई हुई थी। वो अचानक बहुत अफसुर्दा और बलूल नजर आने लगी। फिर एक ठंडी सांस लेते हुए बोली, फैतान, मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपना जॉब मुकम्मल करके मेरे जिस्म जान के मालिक बन जाते। मैं सारी जिंदगी एक दासी बनकर तुम्हारे चरणों में गुजारने की ख्वाहिशमंद थी, मगर ये नहीं हो सका और ना ही हो सकता है। पता नहीं तुम मुझसे इतना भागते क्यों हो? तुम मुझे गलत समझ रही हो नीलगरी, मैंने वजाहत अमेज लहजे में कहा। तुमसे इस किस्म की कुर्बत से गुरेज की एक खास वजह है। वो शाकी अंदाज में बोली, और वो वजह यह है कि तुमने कभी मुझे औरत तस्लीम नहीं किया और इस अंदाज में नहीं सोचा। तुम मेरे दिल की बात कह रही हो। मैंने इस बात में सारी लाया। मैंने हमेशा तुम्हें एक महान शक्ति समझा है, मुस्बत सोच रखने वाली एक पुरस्रार कुव्वत। मेरी नजर में तुम्हारा मुकाम बहुत बुलंद है। औरत का मुकाम सिर्फ मर्द के दिल में होता है। और वो मानी खेज लहजे में बोली, मैंने कदरे चिढ़ कर सवाल किया, तुम खुद को एक औरत साबित करने के लिए इतनी बाजिद क्यों हो? इसलिए कि मैं बुनियादी तौर पर एक औरत ही हूँ। वो संजीदगी से बोली, मेरे सिवा कोई और औरत तुम्हारी कुर्बत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो भी औरत हुदूद फलांगने की कोशिश करेगी, फड़क कर जान दे देगी। मैंने चौंक कर साहिल के अंदर मौजूद नीलगरी को देखा। उसने बात ही ऐसी की थी कि मुझे लगा शायद मेरी समाज ने धोखा खाया है। मैंने इस दरारी लहजे में उससे पूछा, ये तुम क्या कह रही हो नीलगरी? मादी में बहुत सी लड़कियां मेरी कुर्बत में रही हैं। मेरी कुर्बत उनके लिए खलाकत खेज साबित नहीं हुई। मैंने हुदूद फलांगने की बात की है। वो अपने लबों पर मलकूती मुस्कुराहट बखेरते हुए बोली, ऐसा मौका तुम्हारी जिंदगी में आज तक नहीं आया। गोल्डन ट्रायंगल के सफर के दौरान में सोनिया नामी एक लड़की ने ये खतरनाक हुदूद अबूर करने की कोशिश की, मगर तुमने अपनी मजबूत कुव्वत इरादी से उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। वो एक महफूज हद तक महदूद रही, ताम तुम्हें आज तक उस महदूदी का भी मलाल है। मैं चश्मे तसव्वुर से वो मंदिर देखने लगा जब गोल्डन ट्राई एंगल की तरफ जाते हुए एक पहाड़ी सिलसिले के चटानी गार में सोनिया ने मुझे हासिल करने के लिए अपने जज्बात के सरकश घोड़े को बेलगाम छोड़ दिया था, मगर मैंने अपने पाए इस्तकामत में जुम्बश नहीं होने दी थी। मैं उस मंजिल को सोचकर जुरी जुरी लेकर रह जाता। मुझे खामोश देखकर नीलगरी ने कहा, फैतान, तुम अभी तक कोरे हो। तुम्हारी जिंदगी की किताब का हर पत्ता साफ और शफाफ है। जो भी औरत इस पर अपना नाम लिखने की कोशिश करेगी उसे जान से जाना होगा। वो गोया अपने परवाने मौत पर दस्तखत करेगी। क्या इस दुश्मनी के पीछे तुम्हारा हाथ होगा? मैंने ठीक है लहजे में दरियाफ्त किया। तुम हर उस औरत को जान से मार डालोगी जो मेरी कुर्बत की हुदूद को फलांगने की कोशिश करेगी। मैं नहीं, बल्कि तुम उसकी जान ले लोगे। वो ठहरे हुए लहजे में बोली। तो मैं हैरत के समंदर में गोता जानता। नीलगरी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम पूरी दुनिया की खबर रखती हो और खुद से बेखबर हो। मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कहना चाहती हो। वो गंभीर लहजे में ठहर ठहर कर मुझे बताने लगी। शाओलिन टेम्पल में जब तुम मार्शल आर्ट्स की तरबियत ले रहे थे तो मास्टर हैंग पाई ने तुम्हें अपनी निगरानी में चंद मखसूस मशकें भी करवाई थी। याद करो, मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखने के लिए तुम्हें मखसूस जड़ी बूटियों का रस भी पिलाया गया था।
उन्हीं बूटियों में एक ऐसी जड़ी बूटी भी शामिल थी जिसने तुम्हें हर किस्म के जहर से महफूज कर दिया। वो सांस लेने को रुकी, फिर बात जारी रखते हुए बोली, तुम उस वाक़े को तो नहीं भूलोगे जब गंगोरी चौधरी नामी एक डाकू तुम्हारी साथी लड़की बिमला को अगवा करके सारसका के जंगलात में ले गया था। तुमने जुरात और बहादुरी को काम में लाकर गंगोली के कब्जे से बिमला को छुड़ा लिया। वापसी में जंगल ही में एक ब्लैक कोबरा ने तुम्हें डस लिया था। तुम्हें कुछ नहीं हुआ मगर वो कोबरा फौरन मर गया। नीलगिरी की मधुर आवाज मुझे तखय्युलात की दुनिया में ले गई। एक एक मंदिर किसी फिल्म की तरह मेरी निगाह के सामने रोशन होने लगा। वो कह रही थी, वैदान, सारसका ही में तुम्हारी साथी औरत रानी रूपमती को खून की जरूरत पड़ गई थी। तुम्हारा रूपमती का ब्लड ग्रुप एक ही है। तुम इस मौके पर रूपमती को अपना खून देना चाहते थे मगर तुम इस ख्याल से बात रहे क्योंकि तुम्हारा खून रूपमती के लिए मौत का पैगाम साबित होता। राजू नामी एक गरीब शख्स ने रूपमती को अपना खून दिया था। नीलगिरी पेदड़ पे मुझ पर हैरतों के पहाड़ तोड़ रही थी। वाकई इस तरफ कभी मेरा ध्यान नहीं गया था कि मैं एक खतरनाक आदमी बन चुका हूँ। ऐसा सोचते हुए मैं अपने वजूद में सनसनाहट महसूस करने लगा। नीलगिरी मेरे चेहरे के तासरात से महफूज होते हुए बोली, तिलकू कबीले में शहबाग नामी एक बदमाश से तुम्हारी ठन गई थी। शहबाग ने तुम्हारी बर्तरी मानने के लिए तुम्हें एक आजमाइश से गुजारा था। क्या तुम 2 शाखा जबान वाले नीले कोबरे का तजर्बा भी भूल गए? ये तो अभी थोड़ा अरसा पहले की बात है। मुझे याद है, सब कुछ याद है। मैंने दोनों हाथों से सर थाम कर कहा मगर कभी मैंने इस बारे में गौर नहीं किया। वही गदाए दिल रुबाई से बोली, इसलिए तो मैं तुम्हें गौर व फिक्र का मौका दे रही हूँ। तुम सोचो, जब तुम्हारा खून किसी दूसरे इंसान के जिस्म में पहुंचकर उसकी जान ले सकता है और खतरनाक सांप तुम्हें डसते ही हलाक हो जाता है, तो फिर तुम्हारी गुर्बत की नाजुक हुदूद को फलांगने वाली खार औरत का क्या असर होगा? नीलगिरी का ये सवाल सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उसकी बात को झुठला भी नहीं सकता था क्योंकि उसने एक हकीकत बयान की थी। खुदा का शुक्र है कि मैं अभी तक किसी इंसान की जान लेने का जिम्मेदार नहीं ठहरा था। नीलगिरी की इंकशाफ ने मेरे रगों पे में सनसनी दौड़ा दी। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने उसे पूछा, नीलगिरी एक बात तो बताओ, हमारी पहली मुलाकात काठमांडू के रत्ना पार्क में हुई थी और मैं तुम्हारे क्रिस्टल के मुजस्मे को उठाकर अपनी एक दोस्त नर्स मायावती के घर ले गया था। उससे पहले हम कहीं नहीं मिले थे मगर तुम तो मेरी जिंदगी के पेश आने वाले उससे भी पहले के वाकयात को जानती हो। मैंने तो कभी तुमसे इन वाकयात का जिक्र नहीं किया। तुम्हारी मालूमात का जरिया क्या है? मुझे एक महान शक्ति भी मानते हो और मेरे जराए पर बात भी करते हो। वो शिकायती लहजे में बोली, मैं तो तुम्हें वहां तक जान गई हूँ जब तुम सिर्फ 2 माह की उम्र के थे और अपनी माँ शगुफ्ता का दूध पीते हुए पाकिस्तान से सिंगापुर पहुंचे थे। मैंने घबराकर उसे देखा और कहा, नीलगिरी तुम तो बहुत खतरनाक बातें कर रही हो। जिसको अपने मन में बसा लें उसके बारे में पूरी जानकारी तो रखना पड़ती है ना। साहिल के अंदर मौजूद नीलगिरी ने मानी खेज लहजे में कहा। मैंने उससे पूछा, साहिल को कब आजाद करोगी? ये नाम तुमने खूब रखा और मुझे पसंद आया। इस मुनासिबत से तुम अपना नाम सागर रख लो और सागर और साहिल का जन्म जन्म का साथ है। लेकिन मैंने पूछा, तुम रुक क्यों गई? अभी तुम्हारी बात तो मुकम्मल नहीं हुई। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, वो गहरी संजीदगी से बोली। उसके लहजे में कतियत थी। वो कोई नहायत ही अहम बात कहते कहते रह गई। मैं समझ गया वो इस सिलसिले में लबगुशाई नहीं करेगी। मैंने कहा, तुमने बताया नहीं कि साहिल को कब आजाद कर रही हो? वो इजराबी नजर से मुझे देखने लगी। फिर मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय उसने कहा, वहीदान, मैं इस वक्त तुम्हारे पास एक खास काम से आई हूँ। तुमने मुझे बातों में लगा लिया। बातों में तो उसने मुझे लगाया था, ताहम मैंने कोई जीरा किए बगैर पूछा, किस काम से आई हो? तुम्हें अभी और इसी वक्त इस हवेली से निकलना है। उसने मेरी समात पर धमाका किया। मैंने ताज्जुब खेज नजर से उसे देखा और कहा, क्यों नीलगिरी, क्या यहाँ कोई जल्जला आने वाला है? जल्जला नहीं बल्कि क्यामत आने वाली है। वो गहरी संजीदगी से बोली, यहाँ भी और उधर कराची में भी। मैंने कहा, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? खुलकर बात करो। तुमने शादी पुली में डीएसपी के बंगले पर जो कारनामा अंजाम दिया है, वो राशि तोंद वाला डीएसपी इस वाक़े को आसानी से भूलने वाला नहीं। वो तुम्हारी तलाश में किसी शिकार की तरह सरकर्दा था और बिलाखिर उसने तुम्हारा सुराग पा लिया है। नीलगिरी ने बताया। रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी डाकू की जीप और सामारू के नजदीक पाई जाने वाली खाइलुक्स ने उसका काम आसान कर दिया है। फिर फाटक वाले अनवर अली ने भी उसका काम आसान कर दिया और मुमताज वाली हकीकत उसे बता दी। डीएसपी अगरचे मऊविया के मामू से जूनियर है मगर वो एसपी से बहुत खार खाता है। उसने अपने आला ऑफिसर को अप्रोच करके कहानी उलट दी है। उसने डीआईजी को बताया कि तुम लोग डाकुओं के साथी हो, तुम पर भारतीय एजेंट होने का भी इल्जाम है। डीएसपी बराह रास्त एसपी के मामले पर खाड़ नहीं डालना चाहता, इसलिए उसने ऊपर से दबाव डलवाया है। एसपी उसी रात के खाने पर नहीं आ सका। ऊंचे पैमाने पर मीटिंग हो रही है। कल सुबह डीएसपी अपने लाओ लश्कर के साथ इस हवेली में पहुंच जाएगा। तुम्हें उससे पहले वादी सिंध से निकलना है। एसपी और काजी सुल्तान की हिमायत से तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंच सकेगा। अलबत्ता जब तुम हवेली में नहीं पाए जाओगे तो तुम्हारी पोजीशन साफ हो जाएगी। काजी सुल्तान और एसपी तुमसे ला ताल्लुकी और तुम्हारे बारे में अपनी ला इल्मी जाहिर करके हालात संभालेंगे। तारा और अकबर सुमरू काजी की कैद में है। तुम्हारे गयाब की सूरत में सारा मलबा उन दोनों पर आन गिरेगा और तुम्हारी कहानी के हिट होने के इम्कान 100 का हिस्सा क्रॉस कर जाएंगे। नीलगिरी की बातों में बहुत वजन था। मैं खुद भी कल रात से एसपी और डीएसपी के हवाले से बहुत बेचैन और उलझा हुआ था।
मैंने नीलगिरी से पूछा, तुमने बताया है कि कराची में भी कुछ होने वाला है। वो बोली, उस होने वाले को तुम ही रोक सकते हो और उस काम के लिए तुम्हें दोपहर 11 बजे से पहले कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा। मैं उलझनज़दा अंदाज में उसे देखने लगा। वहाँ रेलवे स्टेशन पर ऐसा क्या होने वाला है जिसे मैं रोक सकता हूँ? नीलगिरी ने गहरी सांस खारिज करके पूछा, बूटा सिंह को तो तुम अच्छी तरह जानते हो। बूटा सिंह का नाम नीलगिरी की जबान से सुनकर मैं चौंक उठा। मैंने उस शख्स का नाम और पता अपने जहन में महफूज कर रखा था। बूटा सिंह लाहौर के एक महल्ले अचरा में सुल्तान अहमद रोड पर रहता था। बूटा सिंह चचा खशवंत सिंह का दोस्त था। खशवंत सिंह ने अनजानी होने से पहले मेरे वालिद की जाती डायरी बूटा सिंह को अमानतन लाहौर भिजवा दी थी। उस डायरी में गुमशुदा बारी मालिद के सोने का राज रकम था। नीलगिरी के सवाल ने मेरे वजूद में हलचल मचा दी। मैंने बेताबी से उसे देखा और कहा, हाँ मैं बूटा सिंह को जानता हूँ। वो बोली, मलिक नवाज अली के आदमियों ने बूटा सिंह को ट्रेस कर लिया है और ये खबर मलिक नवाज अली तक पहुंच चुकी है। तुम लाहौर में बूटा सिंह के पास क्याम करने वाले हो। चौधरी नवाज अली डायरी के राज से भी वाकिफ हो चुका है। बूटा सिंह की रोपोशी ने उसे रेड अलर्ट कर दिया है। बूटा सिंह अपनी जान और तुम्हारी डायरी को बचाने के लिए लाहौर से कराची आ रहा है। वो जिस ट्रेन में सवार है वो लगभग 11 बजे कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। मलिक नवाज अली को तुम कोई आम सा चौधरी ना समझो, वो बहुत ही ताकतवर और बारसूख है। कराची में भी उसका अपना एक नेटवर्क मौजूद है। उसने अपने बंदों को खबरदार कर दिया है कि बूटा सिंह स्टेशन से निकलकर गार्डन के इलाके तक ना पहुंचने पाए। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, बूटा सिंह कराची में रहाइश पजीर है, अपने एक दोस्त के पास आ रहा है। उसका दोस्त गार्डन वेस्ट की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता है। अब तुम खुद अंदाजा लगा लो कि हालात की संगीनी किस रुख को जा रही है। मैं हाथ मलते हुए कमरे में टहलने लगा। नीलगिरी की इंकिशाफ अंगेज बातों ने मुझे बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मैं इस वक्त खुद को तशवीशनाक सूरत-ए-हाल से दो चार पा रहा था। नीलगिरी ने कहा, फैजान, मलिक नवाज अली ने अपने कारिंदों को सिर्फ 2 हिदायत जारी की हैं। नंबर 1, सोने की रात वाली डायरी को बूटा सिंह से हासिल करके फौरन उसके पास रखा वाली पहुंचाया जाए, चाहे उस डायरी के उसूल के लिए बूटा सिंह की जान ही क्यों ना लेना पड़े। नंबर 2, वो लोग तुम्हें लाहौर नहीं आने देंगे, कम अज कम उस वक्त तक जब तक वो अपने गुमशुदा सोने को बाजियाब ना कर लें। उससे एक बात ये भी साबित होती है कि मलिक नवाज अली तुमसे सख्त खौफजदा है। मैंने नीलगिरी से ये सवाल नहीं किया कि उसने ये सारी मालूमात किस तरह हासिल की हैं, क्योंकि मैं जानता था कि वो ऐसा करने की कुव्वत रखती है। मैं पहले भी उसकी पुरस्कार शक्तियों के कई मुजाहरे देख चुका था। अलबत्ता मैंने उसे ये जरूर कहा, नीलगिरी तुम तो बहुत अजीम शक्ति हो। जिस काम के लिए तुम मुझे कह रही हो वो तुम्हारे एक इशारे पर हो सकता है, फिर तुम ऐसा क्यों करती हो? उसके जवाब ने मुझे लाजवाब कर दिया। वो गंभीर आवाज में बोली, मैं मानती हूँ मैं एक शक्ति हूँ, मगर मैं सब कुछ नहीं हूँ। मेरे ऊपर भी कोई मौजूद है जिसको मैं जवाब दे हूँ। मैं सुपर शक्ति नहीं हूँ। मेरे इख्तियारात की एक हद है। इस जान का कारोबार एक मरबूत निज़ाम के तहत जारी है। आकाश पर जो फैसले होते हैं वो अटल हैं, उन्हें कोई बदल नहीं सकता। पाकीज़ा चर्बी किताबों के पन्नों में दर्ज होने को कोई रोक नहीं सकता। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम अपने काम के लिए तैयार हो जाओ। फैजान, वॉशरूम में तुम्हारा लिबास मौजूद है, उसे पहन लो। लिबास के जिक्र पर मैंने साहिल की तरफ देखा और ये देखकर चौंक उठा कि वो नारंगी बनारसी साड़ी में मलबूस थी। पता नहीं क्यों मैं अब तक उसके लिबास पर ध्यान नहीं दे सका था। मैं कोई सवाल किए बगैर वॉशरूम में घुस गया। मैंने 5 मिनट के अंदर लिबास तब्दील कर लिया, फिर बाहर आकर साहिल के अंदर मौजूद नीलगिरी से इस्तफसार किया। हम यहाँ से जाएंगे कैसे? उसने बताया, हवेली के गेट पर बेदार इंजन वाली एक जीप तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं चौंके बगैर कमरे से निकल आया। साहिल भी मेरे साथ कदम बढ़ा रही थी। मैंने मीर बख्श वाले कमरे में जाना चाहा तो नीलगिरी ने कहा, तुम्हारा साथी इस वक्त जीप में मौजूद है। मैं नहीं चाहती कि वो हमारी इस राज में शरीक हो, इसलिए मैंने मीर बख्श को नींद की हालत में जीप में पहुंचा दिया है। वो वहाँ आराम से एक सीट पर पड़ा सो रहा है। साहिल को भी कुछ नहीं पता चलेगा कि उसके साथ क्या से क्या हो गया। ये भी सारे रास्ते सोती रही। कराची की शहरी हदूद में दाखिल होने के बाद ये दोनों बेदार हो जाएंगे। फिर तुम जिस तरह चाहो इनकी तसल्ली और तशफी करते रहना। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि हमारा ये राज हम दोनों के बीच में रहना चाहिए। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? आखिरी जुमला नीलगिरी ने बड़े मानी खेज अंदाज में कहा। मैं उसकी बात की तह तक पहुंचकर सनसना उठा। मेरे रगों पे में इज़राब चुटकियां लेने लगा। मैंने उसके इस्तफसार का जवाब नहीं दिया और खामोशी से उसकी मुय्यत में कदम उठाने लगा।